हेलो गाइज। तो गाइज हमारा दोनों दिन में चारों शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छी बात यह है कि कोई न्यूज़ अभी तक ऐसी सामने नहीं आई कि किसी सेंटर पर चीटिंग हुई है ज़्यादा, या फिर मतलब कोई वीडियो ऐसे सामने आई है। तो इस तरह की चीज़ें कुछ नहीं हुई है। तो चलो एग्जाम हमारा हो गया। हमें ये मानता हूँ कि टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज़्यादा है जिनकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत परेशान हुए हैं। किसी का सिस्टम बंद हो गया, पेपर देते हुए बंद हो गया, किसी का टाइपिंग में बहुत दिक्कत आई है। तो मैं आज आपको दो बातें रिलैक्स वाली बताऊंगा जिसमें आपको थोड़ा रिलैक्स मिल सकता है। टाइपिंग के लिए भी बताऊंगा और जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है अब उनके लिए भी मैंने एक चीज़ निकाली है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। फिर मैं आपको बात करूंगा एवरेज अटेम्प्ट की। तो देखिए, सिंपल सी बात, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा एवरेज अटेम्प्ट बताता हूँ कि एवरेज अटेम्प्ट लोगों के 95 तक गया है। कोई और बड़े चैनल्स क्या बताते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मैं अपना बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि 95 तक तो एवरेज अटेम्प्ट गया है। बाकी जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट्स हैं वो 115 110 इस तरह के रेंज में भी गए हैं, बट एवरेज तो सबको मिलाकर ही देखा जाता है ना। तो एवरेज जो गया है वो 95 गया है। ठीक है, 95 टू 100 के बीच में। यार क्वेश्चन बहुत ईजी थे। अगर मैं सीबीटी की बात करूं तो वो जस्ट एक कंसेप्चुअल पेपर था, और वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए कंडक्ट कराया गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि वो ये जानना चाहते थे कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है। और वरना तो उसमें कंपटीशन वाली फील नहीं थी उस एग्जाम में, है ना। एग्जाम में ज़्यादातर लोग सभी पास हो जाएंगे अगर मैं सिर्फ सीबीटी की बात करूं, क्योंकि कट ऑफ की भी बात अभी करते हैं थोड़ी देर में। तो पर सीबीटी आसान था। अब बात आती है टाइपिंग की। तो टाइपिंग में तो यार इतनी सारी चीज़ें देखी गई हैं कि बस मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। और देखिए, किसी भी एग्जाम में हम जब पास होते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमने ज़्यादा पढ़ा हो या ज़्यादा मेहनत करी हो हम तभी पास होंगे। यार कुछ चीज़ें आपके लक पे भी डिपेंड करती हैं। उस दिन मैंने आपको एक एग्जाम से पहले ही एक वीडियो बनाई थी कि 3 चीज़ों पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। आपको कीबोर्ड कैसा मिलेगा, एक उनका सॉफ्टवेयर कैसा होगा, और वहाँ जो टेक्स्ट आया वो कैसा होगा। चलो, टेक्स्ट बहुत आसान है, रिलैक्स था, कोई स्पेशल सिंबल नहीं थे, कोई ज़्यादा अपोस्ट्रोफी वगैरह डॉलर के साइन कुछ नहीं थे, नॉर्मल टेक्स्ट आया। तो लोगों के साथ सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ गई। ठीक है कि वो जब जब लोगों का स्क्रीन खुली तो 2 मिनट जा चुके थे, 3 मिनट जा चुके थे, इस तरह की दिक्कतें सामने आई लोगों के। किसी किसी के साथ सिस्टम ही बंद हो गया, 4 बार हैंग हुआ है। अब आप देख रहे हैं 10 मिनट का टेस्ट है, और अगर आप 4 बार आपका सिस्टम बंद हो गया है तो सोच रही है कि आप नर्वस कितने हो गए होंगे। आप हताश वहीं हो चुके होंगे कि यार ये तो एग्जाम हाथ से गया, कितना भी उसका सीबीटी अच्छा गया हो। तो एक तो ये प्रॉब्लम आई है। तो यार देखिए, टेक्निकल ग्लिचेस के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब इवन मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं इसमें आपको बस इतनी एक चीज बता सकता हूँ कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जाते हैं तो वहां पर लेफ्ट में, मतलब मेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की साइट पर जाएंगे तो लेफ्ट में नीचे एक मेल आईडी लिखी है और कुछ फ़ोन नंबर्स लिखे हैं। तो वहाँ पर आप उस मेल आईडी पे आप एक पूरी फॉर्मेट में एक ऑफिशियल एक कंप्लेंट टाइप की आप वहाँ पे लिख सकते हैं और अपनी सारी बात बता सकते हैं। यही प्रोसीजर जो था हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फॉलो अप किया था कि इसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने वो फिजिकल मोड में हमने पेपर एक एप्लीकेशन लिखी टू दी रजिस्ट्रार। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं टू द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, एंड उसके बाद सब्जेक्ट में लिख सकते हैं द प्रॉब्लम विच वर फेस्ड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम विच वॉज कंडक्टेड बाय एनटीए, इस तरीके से। और अपनी प्रॉब्लम्स आप वहां बता सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है कोई ऑफिशियल लेटर लिखने में तो आई कैन हेल्प यू। आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला दिखा दूंगा कि आप इस तरीके से उसे लिख सकते हैं। उसमें अपना अपना नाम डाल देना, ये मेल भी कर देना। और दूसरी चीज़ ये, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि आप उसका पीडीएफ निकाल कर उसे रजिस्ट्री करवाइए और सुप्रीम कोर्ट भेजिए, ताकि वो ग्रीवेंसेस जो आपकी हों वो फिजिकल मोड में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जो वहाँ के रजिस्ट्रार्स हैं, जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, वो लोग देखें और इस प्रॉब्लम को, जो सीरियस प्रॉब्लम बच्चों ने फेस करी है, वो उसको थोड़ा सा एक्नॉलेज करें। एक तो बात ये रही, और ये बहुत जरूरी है करना, वरना तो पता प्रॉब्लम क्या होगी, जब रिजल्ट आएगा तो हमको नहीं पता कि किस तरीके से हम पास होंगे टाइपिंग में। और उन बच्चों को कुछ फायदा मिलेगा कि भाई मतलब आपका 4 बार सिस्टम बंद होने की वजह से, सर्वर स्लो होने की वजह से आप टाइपिंग में किस तरीके से रह गए। तो ये सारी बात सुप्रीम कोर्ट पहले ही अगर जान ले तो थोड़ा सा फायदा रहेगा आगे फाइट करने में। वरना रिजल्ट आएगा और हमको कुछ नहीं पता होगा और फिर रेट डालते रहो, बहुत सारी चीज़ होती हैं। देखिए, मैं सब चीज़ों का भुगता हुआ स्टूडेंट हूँ, बहुत भुगता है। 70-80 हज़ार रुपये खर्च करे मैंने पर्सनली उस केस को लड़ने में। 6 महीने केस लड़ा और मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर जरूरत पड़ती है सीरियस स्टूडेंट के लिए ऐसा कुछ करने का, कि अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है बाद में टाइपिंग में, या तो हमारे पास कुछ चीजें हों कि हाँ भाई, हम पहले भी हमने जो है इस तरह की जो है कंप्लेंट डाल दी थी और उसको संज्ञान में लिया
नहीं किया था, तो चाहे कि हमारे पास चीज हो। एक तो ये बात रही, और ऊपर से देखिए अगर वहां पे आपके साथ कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि भाई सॉफ्टवेयर वगैरह ग्लिचेस या फिर और भी कोई चीज हुई है XYZ, तो मैं ये बात बोलूंगा कि आपका वो दिन अनलकी रहा। सिंपल सी बात है, ज्यादा गुमराह नहीं करूंगा। ये तो आप कम ग्रीवेंसेस डाल के अपने आप को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे देंगे, ठीक है। तो और जो वहां पे जो चीजें हुई हैं वो आपके सामने ही हुई, तो इसमें अब ज्यादा कुछ कर नहीं सकते आप। अगर आपको लगता है कि आप की साथ टाइपिंग में बहुत ज्यादती हुई है, तो आप ये ग्रीवेंस जरूर डालिए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा। और दूसरा ये है कि यार ठीक है, एक्सेप्ट करो कि आपका लक उस दिन नहीं था, ठीक है। कभी कभी जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो लक पे भी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। एक बात तो ये रही, तो पहली चीज तो ये कि जिनके साथ दिक्कत हुई है तो पहले ये काम को फॉलो करें। बाकी ग्रीवेंस चाहिए अगर एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में, तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं देन आपको करूंगा, या मुझे इंस्टाग्राम पे सिर्फ मैसेज लिखिएगा। एक बात और है यार, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे ना मतलब ज्यादा हैवी वैसे क्वेश्चन ना करिए जिनका जवाब मैं भी नहीं जानता, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट ये है। अब दूसरी बात करते हैं हम कट ऑफ पे। तो कट ऑफ के लिए मैं आपको सेक्शन वाइज बताता हूं कि किस किस तरीके से कितने क्वेश्चंस तो लोगों के सही होने चाहिए। आंख बंद करके भी उन क्वेश्चन को सही किया जा सकता था, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लिश में 37 क्वेश्चन ऐसे थे इंग्लिश में कि जिन्हें आंख बंद करके किया जा सकता था। अगर किसी ने तैयारी शुरू भी की हो या काफी अच्छा वेटरन स्टूडेंट हो, उसको भी 37 नंबर लाने में काट पीटने के बाद उसके 37 आ सकते हैं। एक वो इंग्लिश में 37, मैथ और रीजनिंग में 23। यार इतने आसान क्वेश्चन थे कि चलो अगर एक गलत भी हो जाए तो उसको आप काट मतलब नेगेटिव मार्किंग में एक आध दो गलत हो जाए बस, 23 मिनिमम मार्क्स मैं जानता हूं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में कम से कम 23। देन उसके बाद जीएस में कम से कम 13 नंबर। 13 तो वहां क्वेश्चन थे 13 सॉल्व वाले कि 13 किए जा सकते थे, और कंप्यूटर पे भी मैं 13 या 14 ही दूंगा। तो इस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो 80 to 85 की रेंज में रहने वाली है, जनरल कट ऑफ। बाकी कैटेगरी वाइज आप 2-2 3-3 नंबर ही कम मान लीजिए या 5-5 नंबर कम मान लीजिए। पर हाँ, ये 85 से कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी, इतना मैं भी जानता हूं, क्योंकि टाइपिंग में इतना बड़ा ड्रामा हुआ है कि हम क्या ही बताएं आपको। बहुत कम लोग हैं जिनका चीजें एकदम से क्लियर हुई हैं। तो ये बात हो गई। और तो टाइपिंग में जो बहुत रिलैक्स वाली बात है वो ये है कि बहुत लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि एक पैराग्राफ में कितने वर्ड्स थे और आप कितना लिख के आए, एक बार स्क्रॉल करने के बाद कितने आपने लिखे हैं, या फिर मतलब कि हम तो एक स्क्रॉल करने के बाद या एक जो जब हमें सबसे पहले जो पैराग्राफ दिखा था वहां पर, वो एक हम जितने वर्ड दिखे थे वो हम उसे एक पैरा में काउंट कर रहे हैं, वो एक पैरा था। जब हम उसे स्क्रॉल कर रहे थे तो आप उसे दूसरा पैरा मानिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक पैरा के बाद हमने एक लाइन लिखी है, 2 लाइन लिखी है। तो एक बात मैं आपको एक छोटा सा अपने एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि मैंने अपना पूरा टाइम वहाँ जो है कंज्यूम किया, और मेरे करने के बाद मैं वहां से चलने लगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना एग्जाम आपका हो गया तो आप चले जाइए यहाँ से, तो मैं उठने लगा। पर ऐसा नहीं है कि मेरे साथ सभी का खत्म हो गया था, वहां कुछ लोग थे जिनका एग्जाम चल रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा टर्न किया, और जो वहां पर लोग दे रहे थे एग्जाम, मैंने उनके वर्ड्स गिने, और मैंने ये पाया कि एक लाइन में 24 वर्ड्स थे। समझ रहे हैं, 24 वर्ड थे एक लाइन में। और एक जो हमें स्टार्टिंग में जो पूरा एक पैरा था, वो एक पूरी जो दिखी उसमें 10 लाइन थी। ये मैंने पर्सनली गिनी है, और मुझे पता था कि इस तरह के सवाल जरूर आने वाले हैं, और मैं ये काम करके आ गया। और ये अच्छी बात है कि वहां मैं कराया और अब हेल्पफुल हो रहा है। वो 24 वर्ड्स मैं कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दोनों में आप मिक्स मत करिएगा। आप फिर सवाल करते हैं, कमेंट में आप पूछते हैं, और ये मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता रहा हूं। 24 वर्ड्स लिखे हुए थे, कैरेक्टर नहीं गिने, 24 वर्ड्स थे। चाहे उसमें इज हो या फिर एपलेंट हो या कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर काउंसिल हो, इस तरह के वर्ड थे। 24 वर्ड्स ऐसे 10 लाइन थी। उस हिसाब से आप लगा लीजिए कि जब आपने और स्क्रॉल किया, 2 लाइन लिखी, 3 लाइन लिखी, तो आपने कितने लिखे। अब मैं आपको एक रिलैक्स वाली बात ये बता रहा हूं कि 24 लाइन्स थी इंटू 10, 24 वर्ड्स इंटू 10 यानी कि 240 वर्ड हो गए। पर हमें ये नहीं पता कि उसमें कैरेक्टर कितने आए। और एक चीज बहुत अच्छी बात है कि उसमें बैक स्पेस भी काउंट होने वाला है। की स्ट्रोक उसी हिसाब से निकाली जाती है। की स्ट्रोक का मतलब क्या है, जितनी बार आप दबाएंगे, सही दबाएंगे। तो मतलब जब आप एक वर्ड सही लिखते हैं उसके बाद स्पेस देते हैं, तब हम सही वर्ड लिखते हैं, तो वो बैक स्पेस वहां काउंट होता है। आप मेरी बात ढंग से समझिएगा, मुझे टाइपिंग का एक्सपीरियंस है, मैं देख आया हूं कई जगह। देखिए, जिन जिन लोगों को भी मेरे पे शक हो या जिनको मेरी बात सही ना लगे, तो वो आप इग्नोर मार देना, यहीं से वीडियो बंद कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मेरा काम है आपको ठीक ठाक चीजें बतानी। बाकी यूट्यूब चैनल्स क्या करते हैं, आई रियली डोंट नो कि वो क्या बताएं क्या नहीं। वो टाइपिंग में बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम होता है कोर्स बेचना। कोर्स बेच देते हैं, काम खत्म हो जाता है। मैं बताऊंगा जो मैं खुद एग्जाम में बैठ के आता हूं, अपने रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो अब मैं भी एक्सपीरियंट हूं, आप लोग भी एक्सपीरियंट है, तो सबसे अच्छी बात यही है कि जो भी बात बता रहा हूं सच बता रहा हूं।
वहां 24 वर्ड्स थे, उनमें कैरेक्टर्स ज्यादा भी थे, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि 240 वर्ड हो गए आपके, तो वहां कैरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा थे, उसके हिसाब से और नीचे आओ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि 2 लाइन आपने लिखी है, 3 लाइन लिखी है, तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। और जिसने एक पैरा भी लिखा है ना, डरने वाली कोई बात नहीं है। बात ऐसी है कि आप लोग जल्दी भी तो सबमिट कराए हो। कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि हमारा जो पेपर था वो 8 मिनट ही हमने कंज्यूम किया, जल्दी सबमिट हो गया, या जब हमने खोला तो सर ऑलरेडी हमारे 2 मिनट 15 सेकंड जा चुके थे, तो हम क्या करें। तो जितना जितना टाइम में आपने वहां सॉफ्टवेयर पे अपनी टाइपिंग करी है ना, उतना ही हिसाब से आपकी स्पीड को कैलकुलेट किए करेगा वो सॉफ्टवेयर। टाइपिंग की स्पीड मैनुअली नहीं की जाती। अगर कोई धांधला हो जाए जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ था, तो मैं कुछ नहीं, तो फिर मैं अकाउंटेबल नहीं हूं जवाब देने के लिए किसी भी चीज का। बट सॉफ्टवेयर की बता रहा हूं मैं कि वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो बिल्कुल अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है, गिवन टाइम पीरियड में, गिवन जो आपने टेक्स्ट वर्ड लिखे हैं उनके हिसाब से स्पीड बताता है। तो 35 आपके आने के चांसेस हैं। हाँ, अनटिल अनलेस पास अब तब होंगे जब आप 3% एरर के अंदर कराए होंगे। आप लिखाए हो पूरे के पूरे, आपकी स्पीड 35 आ गई है, मान लो आपकी स्पीड 35 आ गई, 36 आ गई, वहां पे आपकी ठीक ठाक स्पीड आ गई, और आप कराए 11-12 गलती, ठीक है, तो उसमें मैं आपको कुछ नहीं कहता। तो एक तो बात ये हो गई, ठीक है, टाइपिंग की हो गई। अब बात ये करेंगे कि यार जिन लोगों को भी अपना नहीं पता है, कि सीरियसली जिनको पता है कि यार हम तो बहुत ही बेकार टाइपिंग करके आए, कोई कोई बिल्कुल होप ही नहीं है यार, वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट एग्जाम पे ध्यान दो। अब सलाह यही है कि यूपी का जो पीईटी का जो एग्जाम होने वाला है, अब उस पर ध्यान दो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आगे बहुत सारी नौकरी आने वाली है, 2024 में इलेक्शन है, तो ये तो अंडरस्टूड वाली बात है, ठीक है। उसके बाद आपका यूपी पीसीएल का एग्जाम आने वाला है, उसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। उसकी टाइपिंग की बात नहीं करेंगे, वो बाद की स्टेज की बात है, उस दिन टाइपिंग नहीं है, तो उस पे दे सकते हैं ध्यान। और सबसे बड़ा गेम तो इस बार जो है गेम चेंजर सीजीएल होने वाला है, 20,000 वैकेंसी है, पैटर्न एकदम चेंज हो गया है, तो हम उस पर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सीजीएल के ऊपर लेके आऊंगा। और पीईटी में मेरा स्कोर जो था वो 78 था, पिछले साल का पीईटी, आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है, ये ठीक है पीईटी का स्कोर। और नेक्स्ट वीडियो में पीईटी के ऊपर भी लेके आऊंगा किस तरीके से आप अपना स्कोर हाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस बार भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि अच्छा ही जाएगा। और यूपीपीसीएल की अब हम तैयारी शुरू करते हैं, और पैट की शुरू करते हैं, साथ साथ ही इंग्लिश के मॉक देते रहेंगे, और जीएस वगैरह जो पढ़ते रहते हैं, तो सीजीएल के प्री की भी अच्छी खासी तैयारी होगी। तो यहीं तक मेरा बस आपको था एक मैसेज था, डरने वाली कोई बात नहीं। और देखिए डिफरेंट सवाल अब मत पूछिए, एग्जाम इज ओवर नाउ। अब आपका अच्छी बात यह है कि जो बहुत कॉन्फिडेंट है, डिस्क्रिप्टिव का एक एक दिन कोई कोई टॉपिक उठाकर पढ़ते रहो, वो मैं बता दूंगा किस किस तरह के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से लिखना होता है। इंग्लिश पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, वोकैबलरी पढ़ना शुरू कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम है, जितना अच्छा लिखेंगे, जितनी अच्छी वोकैब यूज करेंगे, उतना अच्छा होगा। और जो लोग जिनको लग रहा है कि लाइक उनका मामला डार्मडोल हो गया, तो फिर आप इसको एग्जिट मारिए यहाँ से और कुछ और ट्राई करिए, ठीक है। एक एग्जाम पे पढ़े रहना मतलब मैं समझदारी नहीं समझता, ठीक है। ओके गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो भी बात मैंने बताई है वो बिल्कुल ठीक ठाक बताई है, तो थोड़ा सा आप यकीन करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। और बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए, जब रिजल्ट आएगा अब हम इस पर जो है नेक्स्ट वीडियो में तब लेके आऊंगा, ठीक है गाइज, बाय, टेक केयर।